नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में मैं अनादि दुबे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बहुत से लोग जब ज्योतिषी लोगों के पास जाते हैं तो ज्योतिषी जन्म कुंडली देख के बता देते हैं कि अमुक अमुक ग्रह आपकी कुंडली में नीच के हैं और इसलिए आपका ये बात गड़बड़ है। और फिर जातक आजीवन जब भी जीवन में कोई कष्ट आता है तो उन्हीं ग्रहों को जिम्मेदार ठहराता है। उसे लगता है कि मेरे जीवन की सब समस्याओं की जड़ जो है वो नीच के ग्रह हैं। तो मित्रों, आज इसी बात पे हम चर्चा करने वाले हैं कि नीच के ग्रह किस तरह से फल देते हैं। तो मित्रों, हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक कुंडली में हर ग्रह योग कारक नहीं होता। तो जैसे धनु लग्न की कुंडली है तो बृहस्पति, मंगल, सूर्य ये तीन तो विशेष योग कारक हैं। उसमें भी सबसे अधिक अगर योग कारक ग्रह की बात करें तो वो कौन सा है? बृहस्पति है। और इसके अलावा बुध भी योग कारक है। तो बृहस्पति सबसे अधिक योग कारक धनु लग्न में क्यों होता है? इसका कारण यह है कि धनु लग्न में बृहस्पति लग्नेश बनता है। धनु लग्न की कुंडली में पहले भाव में 9 बना हुआ लिखा हुआ है। तो धनु राशि प्रथम भाव में पड़ती है जिसका स्वामी कौन है? बृहस्पति है। तो इस कारण से बृहस्पति सबसे अधिक योग कारक है। बृहस्पति धनु लग्न में चौथे भाव का भी स्वामी है। इसके अलावा सूर्य नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव जो है वो भी काफ़ी प्रभावशाली भाव है, त्रिकोण भाव है, भाग्य का भाव है। तो नवम भाव का स्वामी बनता है सूर्य। तो सूर्य भी बहुत योग कारक हो जाता है धनु लग्न में। इसी प्रकार धनु लग्न में पंचम भाव में कौन सी राशि है? मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। तो मंगल भी योग कारक होता है। और सप्तम स्थान और दसम स्थान का स्वामित्व धनु लग्न में बुध के पास है। सप्तम भाव में मिथुन राशि पड़ती है धनु लग्न में, और दसम भाव में कन्या राशि पड़ती है। इन दोनों का स्वामित्व बुध के पास है। तो इस वजह से बुध भी काफ़ी योग कारक हो जाता है। तो मित्रों, अगर कोई योग कारक ग्रह नीच राशि में बैठता है तभी हमें उसका ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। वैसे हर ग्रह कुंडली में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम यहाँ पे विशेष महत्वपूर्ण ग्रहों की बात कर रहे हैं जो हमारा कैरियर बनाते हैं, जो हमारे मैरिज और जो हम जीवन में संबंध बनाते हैं उनके कारक हैं, जो हमारे पिता का कारक है, जो हमारे व्यक्तित्व का कारक है, जो हमारे सुखों का कारक है। तो इन सब भावों को विशेष महत्व दिया जाता है। तो इन भावों का स्वामित्व जिन ग्रहों के पास होता है, अगर वो नीच राशि में है तो हमें उन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई कारक ग्रह, विशेष कारक ग्रह नीच राशि में बैठ गया है मित्रों, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो परम नीचत्व से कितना पास या कितना दूर है। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य है, तो सूर्य तुला राशि में जो है 10 डिग्री पे परम नीच का होता है। तो सूर्य तुला राशि में अगर 10 डिग्री पे परम नीच का है तो जब जातक का जन्म हुआ कुंडली में, अगर मान लीजिए कि सूर्य 3 डिग्री पे है या 4 डिग्री पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो परम नीचत्व की तरफ बढ़ रहा है। तो जब जातक जन्म लेगा तो उस समय जो सूर्य है उसके कारकत्वों में की थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है और वो कमी थोड़े टाइम तक बनी रह सकती है। तो इसका एक सूत्र भी हम अपना सकते हैं जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक मोटा हम आकलन कर सकते हैं कि कितने समय तक सूर्य के कारकत्वों की कमी रहेगी और उसके बाद धीरे धीरे
चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मित्रों, अगर तुला राशि में सूर्य है 5 डिग्री पर और वो कुंडली में विशेष कारक ग्रह है, तो सूर्य सबसे पहले तो पिता का कारक है। अब 5 डिग्री का मतलब ये हो गया कि सूर्य परम नीचत्व की तरफ बढ़ रहा है। तो जातक की जो कुंडली है उसका जो जब उसने जन्म लिया, उसके जन्म लेने के बाद भी कुछ समय तक उसको सूर्य के कारकत्व संबंधी परेशानियों का सामना कर सकता, वो करेगा। तो इसका जो विशेष सूत्र है वो ये है कि एक राशि में 30 डिग्री होते हैं और इन आदमी का जो जीवन है, औसत आयु 75 साल मान के अगर हम 75 को 30 से डिवाइड कर देते हैं तो 2.5 साल बनता है। तो अगर 5 डिग्री पहले है तो 5 डिग्री बाद और उसके बाद 5 डिग्री और, यानी कि 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री उधर, वो परम नीचत्व का जो टाइम काल है तो वो लगभग इस कुंडली में 25 साल के आसपास आ जाता है। तो जातक ने जब जन्म लिया तो परम नीचत्व से 5 डिग्री पहले था और उसके परम नीचत्व के बाद भी 5 डिग्री बाद तक भी जातक का जीवन सूर्य के कारकत्वों की थोड़ी कमी महसूस करेगा। जातक सूर्य के कारकत्वों की थोड़ी कमी महसूस करेगा। तो सूर्य के कारकत्व क्या हैं मित्रों? तो सूर्य का कारकत्व है पिता। तो पिता, हो सकता है कि जातक के पिता को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े। पिता कोई बहुत बड़े अधिकारी ना हो या कोई छोटा मोटा काम कर रहे हों, परिवार में बहुत ज़्यादा खुशहाली ना हो, तो जातक को आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा, उसको जो इनिशियल लाइफ है उसमें उसे उस तरीके से आर्थिक परेशानियों का, पिता के कारण आर्थिक परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा सूर्य जो है वो उच्च पद का भी कारकत्व उसके पास है। सरकार से सहायता, जो सरकारी नौकरी वगैरह हैं, उसका भी कारकत्व ज़्यादातर सूर्य के पास ही है। तो ये भी देखने में आ सकता है कि जातक अगर कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहा हो तो उसको इस दौरान सफलता ना मिले, इसके बाद उसको सफलता मिलेगी। ये सब चीज़ें जो भी ग्रहों के कारकत्व हैं उसकी कमी देखने को मिल सकती है जीवन के कुछ काल तक। तो मित्रों, जो कुंडली बनती है ना, तो वो हमारे जन्म के समय जो ग्रहों का प्रभाव होता है वो उसको दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे हम अपना जीवन जीते हैं और हमारे अंदर कर्म करने की शक्ति होती है तो हम उनके प्रभाव में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी अपने कर्मों के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ग्रह हमें इस तरह के प्रभाव दे देता है, हमें एक व्यक्तित्व दे देता है, हमें एक सोच दे देता है, हमारा एक दिमाग दे देता है जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के हिसाब से ही निर्धारित होता है। तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी आदतों में परिवर्तन करके उनको सुधार सकते हैं। अभ्यास के द्वारा हम उन चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो ग्रहों का जो फल होता है वो जन्म के समय आपको एक सर्टेन परिस्थिति में पैदा कर देना, आपको एक माँ बाप दे देना, आपको एक दिमाग दे देना, आपको एक व्यक्तित्व दे देना, आपको एक रंग रूप दे देना, ये इनिशियल प्रभाव ग्रह इस तरीके से डाल देते हैं जो पूर्व जन्मों का हम लोग लेखा जोखा लेके आए हुए हैं, और वही बेस बनाता है हमारा आगे का जीवन जीने के लिए। तो जब कोई ग्रह नीच में बैठा हुआ है तो हमें वो ये बताता है कि भाई हम पूर्व जन्म में संघर्ष लेके आए हुए हैं, हमें थोड़े समय तक संघर्ष करना है, और अगर हम अच्छा कर्म करते हैं और बाकी ग्रह जो है किस परिस्थिति में हैं, किस प्रभाव में हैं, दिग्बली हैं, उच्च हैं, नीच हैं, वो सारा देखने के बाद ये बताया जा सकता है कि ये मानव आगे जीवन में क्या करने वाला है। तो जब हम नीच का ग्रह देखते हैं तो सबसे पहले तो जो मैंने अभी आपको बताया कि आप ये देख लीजिए कि परम नीचत्व से कितना आगे या पीछे है,
और उसके उपरांत आपको जो दूसरी चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि ग्रह दिग्बली है या नहीं है। अगर ग्रह दिग्बली है और नीच का है तो उसके नीचत्व में बहुत हद तक कमी आ जाती है, वो उच्च के समान ही फल देने लगता है, नीच का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो जो दिग्बल होता है मित्रों, तो वो कैसे मिलता है ग्रहों को, तो जैसे लग्न में बुध और बृहस्पति, लग्न यानी कि पूर्व दिशा में बुध और बृहस्पति दिग्बली होते हैं, पश्चिम दिशा में यानी कि सप्तम भाव में शनि दिग्बली होता है, उत्तर दिशा में यानी कि चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा दिग्बली होते हैं, और दसम भाव में यानी कि दक्षिण में सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं। तो अगर कोई ग्रह नीच का है लेकिन दिग्बली है तो आप उसे उच्च का ही मान के चलिए। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि अमुक ग्रह कहीं वर्गोत्तमी तो नहीं, क्योंकि जो फल दीपिका किताब है उसके एक सूत्र के अनुसार ग्रह उच्च का हो नीच का हो, अगर वो दिग्बली है, अगर वो वर्गोत्तमी है, माफ़ कीजिएगा, अगर वो वर्गोत्तमी है तो अपनी अंतर्दशा या महादशा में जोरदार फल करता है। इसके अलावा आपको ये देखना है कि ग्रह का कहीं नीच भंग तो नहीं हो गया है। अगर ग्रह का नीच भंग हो गया है तो वो शुरुआत में थोड़ा कष्ट देने के बाद बहुत ही जोरदार फल करता है। तो नीच भंग जब होता है तो कैसे होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई ग्रह नीच का है और उसी के साथ वह अगर उस राशि का स्वामी भी आके बैठ गया, या फिर उसी के साथ उस राशि का स्वामी आके बैठ गया जिसमें वह ग्रह उच्च का होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सूर्य जो है वो तुला राशि में है और वहीं पे आके शुक्र बैठ गया, शुक्र और सूर्य एक साथ हो गए तो नीच भंग हो जाता है। या सूर्य जो है उच्च का किस में होता है, सूर्य उच्च का होता है मेष राशि में। अगर मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, वो भी उसके साथ आके बैठ गया, या फिर वो चंद्र लग्न से केंद्र में भी हो गया तो भी नीच भंग हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे सूत्र हैं मित्रों नीच भंग के। तो ये सारे सूत्र हमें देखने के बाद ही फल कहना चाहिए। लेकिन अगर किसी कुंडली में नीच ग्रह को कोई भी सहारा नहीं मिलता है और उस पे पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाती है या राहु भी बैठ जाता है, तब हम बुरा फल समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा उदाहरण सूर्य से ले रहा हूँ, तो यहाँ भी सूर्य का ही उदाहरण आपको दे देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई कुंडली है जिसमें सूर्य नीच राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य कारक ग्रह है उस कुंडली में, और सूर्य पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, सूर्य दिग्बली भी नहीं है, सूर्य वर्गोत्तमी भी नहीं है, नीच भंग भी नहीं हो रहा है और राहु भी आके वहीं पे बैठ गया है, तो ऐसी स्थिति में पिता के लिए विशेष हानिकारक हम कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि जातक के जन्म लेने के कुछ समय के बाद पिता के साथ कुछ मिसहैपनिंग भी हो सकती है, मतलब मृत्यु वगैरह का भी हो सकती है, या फिर इस तरीके की चीज़ें देखने को, या जो सूर्य के दूसरे कारकत्व हैं उस जातक का विल पावर काफ़ी कम हो सकता है, साहस की कमी हो सकती है, बड़बोला हो सकता है, बहुत सी बातें वो बोलेगा लेकिन करेगा कुछ नहीं, डींगे हाँकने वाला जैसा इंसान होता है, डींगे हाँकेगा और ऐन मौके पे पीछे हट जाएगा। सरकारी नौकरी वगैरह से
वंचित रह सकता है, उच्च पदों से वंचित रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कही जा सकती हैं। लेकिन इतना सारा कॉम्बिनेशन अगर एक साथ बन जाएगा तब कि मतलब सूर्य नीच का भी हो जाए और सूर्य पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी ना हो, सूर्य दिग्बली भी ना हो और सूर्य का नीच भंग भी ना हुआ हो, ये सारे समीकरण अगर एक साथ बन जाए तो जनरली ये बनते नहीं, कहीं न कहीं से कोई न कोई राहत मिल ही जाती है। तो उसी हिसाब से हमें फल देख लेना चाहिए। और मित्रों एक बात और है कि लग्न अगर मजबूत है, लग्न अगर उच्च राशि में बैठा हुआ है या फिर लग्न दिग्बली है, लग्न पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है या लग्न केंद्र या त्रिकोण में चला गया है, तो कुंडली में अगर कोई ग्रह, कारक ग्रह भी नीच का है या बुरी स्थिति में है तो भी बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम देखने में नहीं आता है। क्योंकि जो लग्न का स्वामी है, जो लग्नेश है, वो इंजन का, रेल का जैसे इंजन होता है ना, वो सारे डब्बों को खींचता है। कोई डब्बा बीच में अगर थोड़ा डिफेक्टेड भी है तो भी साथ में खींचता चला जाता है, क्योंकि इंजन मजबूत है। तो लग्नेश जो है ना, वो कुंडली का इंजन होता है। तो सबसे पहले लग्नेश को देखना चाहिए। अगर लग्नेश बिगड़ा हुआ है तो उसके बाद आपको देखना है चंद्रमा को, और अगर चंद्रमा बिगड़ा हुआ है तो उसके बाद आपको देखना है सूर्य को। तो लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य, अगर कोई कुंडली ऐसी है, कोई जातक ऐसा है जिसमें ये तीनों ग्रह बुरे फंसे हुए हैं, तो फिर वो व्यक्ति, फिर उसका जो हिसाब किताब है व्यक्ति का, वो जातक का, वो काफ़ी खराब हो सकता है। उस स्प्लिट पर्सनालिटी हो सकती है, वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, उसका कोई व्यक्तित्व ही नहीं बन पाता है, कभी कुछ दिशाहीन जीवन जीने वाला जातक हो सकता है। पर ये वर्स्ट केस में ऐसा होता है, ऐसा देखने में आता नहीं कि लग्न भी खराब हो गया तो सूर्य भी, चंद्रमा भी खराब हो गया और सूर्य भी खराब हो गया। तो ऐसा कम देखने में आता है, लेकिन अगर आता है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इस तरीके से मित्रों हमें कुंडली को देखना चाहिए। जो ज्योतिष की हमारी किताबें हैं ना, उसमें जब भी कोई बात आप पढ़िए, कोई श्लोक पढ़िए ना, तो उसमें एक्सट्रीम पे जाके चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो एग्जैक्ट वो फल होता नहीं है। और मित्रों एक बात और भी समझने वाली है कि सबसे पहले जो बातें हम कर रहे हैं, तो कोई ग्रह अगर नीच का है या कोई ग्रह उच्च का है, तो उनका फलित करने से पहले हमें ये देखना है कि ये जो ग्रह है ये क्या युति और क्या योग बना रहा है। अकेला ग्रह कभी भी वो परिणाम नहीं देता जो कॉम्बिनेशन से हमें मिलते हैं। अगर कोई योग बन गया है, योग ही परिणाम देते हैं। तो अगर युति संबंध है, राशि परिवर्तन है, तो उसको भी हमें देखना चाहिए। अगर दो ग्रहों का स्वामित्व केंद्र में है और वो दोनों आपस में राशि परिवर्तन करके बैठ गए हैं और दोनों एक दूसरे की राशि में नीच के हो गए हैं, लेकिन उन्होंने राशि परिवर्तन किया हुआ है, तो वो अच्छा ही परिणाम देंगे मित्रों। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। केवल कोई ग्रह नीच में बैठ गया तो उसी को देख के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुंडली में बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, छोटी छोटी बातें बहुत काउंट करती हैं। तो मित्रों भगवान ने जो ये व्यवस्था बनाई है कि हमारे जो पूर्ववर्ती जीवन हमने जिए हैं और उनके कर्मों के समायोजन के पश्चात जो हमें ये जन्म मिल रहा है, तो उन्हीं कर्मों के हिसाब से हमारा ये जन्म होता है और हमारे जो सारे हमें परिस्थितियां मिलती हैं, हमें जो सुख दुख मिलते हैं, माँ बाप मिलते हैं, परिवार मिलता है, वो पूर्व जन्मों के हिसाब से ही मिलता है।
तो भगवान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जब इंसान जन्म लेता है तो ऑटोमेटिक उसी समय ग्रह नक्षत्रों की वो जब दशा उस तरीके की होती है तो उस तरह का इंसान पृथ्वी पे आ जाता है। उस सिस्टम भगवान का काम करता है। तो जब भगवान ने जो सिस्टम बनाया है तो उसमें बहुत सी व्यवस्थाएं दी हुई हैं। तो अगर 3-4 चीज़ें एक कड़ी में खराब हो जाती हैं तभी कोई कुंडली खराब हो जाती है, तभी वो इंसान अपने जीवन में भारी दुखों और परेशानियों का सामना करता है। नहीं तो इंसान के जीवन में जैसे आमतौर पे होता है, सुख आते हैं, दुख आते हैं, धूप छाँव की तरह से आएंगे चले जाएंगे। और इंसान के जीवन में हर रंग होते हैं, और अगर किसी के जीवन में हर रंग है तो उसको ये मान के चलना चाहिए कि उसका ग्रह नक्षत्र सही बैठे हुए हैं। हर रंग का मतलब कि उसके पास कमाई का साधन है, रेगुलर पैसे आ रहे हैं, मतलब उसके बिल्स दिए जा रहे हैं, उसका अपने पास छोटा मोटा मकान है, उसके बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर ले रहे हैं। मतलब अच्छे से काम का मतलब ये नहीं है कि टॉप स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, और उसकी शादी अच्छे से हो गई है, परिवार में खुशहाली है, भले ही घर मकान छोटा ही है लेकिन परिवार में खुशहाली है, छोटा मोटा वाहन भी है, और वो थोड़ी मोड़ी अपनी बचत भी कर ले रहा है। तो ये ऐसे जीवन को ये मान के चलना चाहिए कि उनके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। हर आदमी धीरू भाई अंबानी नहीं बन सकता, वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब बहुत अच्छे ग्रह नक्षत्र किसी के बैठ जाएंगे तब उस तरीके की कुंडली बन जाती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सा स्कोप बचा हुआ है। तो स्कोप बहुत सारे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह खराब हो गया, एक ग्रह 2 ग्रह खराब हो गए तो पूरी कुंडली खराब हो गई और अब सब कुछ खत्म हो गया। उसमें वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी हैं, तो उन चीज़ों को देखने के बाद ही हमें फल करना चाहिए, और केवल कोई ग्रह को नीच का देख के डर नहीं जाना चाहिए। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरा यह चैनल देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप इसे फेसबुक पे देख कर रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। और मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों और शुभचिंतकों के साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, और कमेंट करके हमें अपने बहुमूल्य सुझाव देकर हमें अनुग्रहित करें। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी ही मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। मित्रों, एक बात भूल गया था बताना आपसे। मैं पिछला वीडियो जो मैंने ज्योतिष का बनाया था वो मैंने राहु केतु पे बनाया था। राहु केतु प्रथम और सप्तम भाव में, बीच में मैं ये वीडियो लेके आ गया हूँ। तो वो जो कड़ी है वो आगे भी जारी रहने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो आएगा राहु और केतु द्वितीय और अष्टम भाव में, और उसके बाद तृतीय और नवम भाव में। तो पूरी का पूरा जो श्रृंखला है वो मैं कंप्लीट करूँगा, पूर्ण करूँगा। तो मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।